तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो आज का क्लास 10th वाले बच्चों का है। तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा था कि सर क्लास कैसे होता है, पता ही नहीं चलता है कब 9th वाला क्लास होता है, कब 10th वाला क्लास होता है। तो आप लोग को बता दें कि क्लास जो है अल्टरनेट चल रहा है। एक दिन 9th वाला का तो दूसरे दिन 10th वाला का, फिर 9th वाला का तो फिर 10th वाला का। जैसे कल हुआ था क्लास 9th वाले का क्लास, तो आज होगा क्लास 10th वाले का। क्या कैसे हो क्लास 10th वाले बच्चे? पूरा शादी ब्याह का न्योता सब आया है, पूरा शादी ब्याह में जाने में पूरा बिजी है, क्या है कि नहीं? किसी के घर में शादी होगा, किसी को न्योता आया होगा, है कि नहीं? तो शादी ब्याह भी होगा, शादी ब्याह भी होना ज़रूरी है और भोज खाना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दें। अब टॉपिक पे आ जाए क्या? क्लास जो होगा आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब जो है आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन आपके जो क्लास चल रहा था उसमें नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो हम क्लास में बता देते थे कि वीडियो आने वाला, ये आने वाला है, आज ये सा लेक्चर चलेगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको क्लास में अब कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है इस क्लास से रिलेटेड तो आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा। ऐसे क्लास में इसका अब कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, और ना ही क्लास में ये सब क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? तो आपको जो भी कुछ पूछना होगा आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए और हम सबका कमेंट देखते हैं और सबका रिप्लाई भी देंगे। अगर कुछ पूछिएगा तो हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। तो हम पढ़ चुके थे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। पिछले क्लास में हम एक बार क्या करते हैं बता चुके हैं आप लोगों को कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पीछे जाके हम क्या करेंगे, पीछे वाले क्लास से जुड़ जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर पीछे वाले क्लास से जुड़ जाते हैं तो एक साथ हम खींचते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं? तो चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक पदार्थ 4 है। पहला क्या है? क्लोरोफिल। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? जल। और चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं, जल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज होगा सूर्य का प्रकाश। आज हम प्रकाश डालेंगे किस पे? बुक पे प्रकाश डालेंगे। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, है कि नहीं? तो क्या आप लोग सूर्य का प्रकाश डालने के लिए रेडी हैं? तो चलिए तो शुरू किया जाए। क्या चीज़? प्रकाश डाला जाए। क्या प्रकाश डाला जाए? तो चलिए प्रकाश डाला जाए। तो प्रकाश डाल देते हैं। ये सब हो चुका है, पूरा ये भी हो चुका है। ये ऊपर वाला जो है जल वाला ये हो चुका, देखिए आपको जल दिख गया। आज जो होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश। आज हम लोग सूर्य पे प्रकाश डालेंगे। सूर्य पे प्रकाश क्या डालेंगे? सूर्य तो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, तो हम उस पे प्रकाश डालने वाले कौन होते हैं, है कि नहीं? तो चलिए शुरू कर देते हैं। सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। तो क्या आप लोग सूर्य के प्रकाश को पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए, सूर्य का प्रकाश बोल रहा है कि प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। बोल रहा है प्रयोग से यह साबित हो चुका है कि केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। बोला सूर्य का रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं कि हरित पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक, यानी कि हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक यानी क्लोरोफिल, हरित लवक में मौजूद क्लोरोफिल
ही सूर्य में मौजूद ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। बोल रहा है कि सूर्य के रोशनी में ही ये क्षमता है, पौधे जो है उसके बाद सूर्य की रोशनी तो करता ही है, लेकिन क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश रहेगा सिर्फ नहीं होगा, क्लोरोफिल भी होना जरूरी है। तो बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगता है। बताओ, मेरा गला दर्द कर रहा है बोलने में, फिर भी हम बोल रहे हैं और फिर भी हमको सुनने के लिए मिल जाता है कि क्या क्लास 10th वाला हम जो है क्या करते हैं, आपको अपने कोचिंग के बारे में बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बताइए आप लोग। ये देखिए, हम आपके ही कहने पे यूट्यूब पे क्लास लेना शुरू किए थे और आप ही लोग के कारण यूट्यूब पे क्लास ही ले रहे हैं ताकि आप लोगों का तैयारी और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सके। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या इससे पहले मेरा क्लास नहीं चलता था? ऑफलाइन हमारा क्लास चल रहा है, ऑफलाइन हमारा कोचिंग चल रहा है, ठीक है, हमारे कोचिंग चल रहा है ऑफलाइन। तो हम ऑफलाइन क्लास ले ही रहे थे, लेकिन बच्चों के कहने पे हम ऑनलाइन आए हैं। इससे पहले हम ऑनलाइन नहीं आए थे। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रयास करने से, बहुत ज़्यादा बोले बच्चे कि सर सर प्लीज़ सर ऑनलाइन, तो हम जो है तब ऑनलाइन आए हैं। ठीक है, आप ही लोग के कहने पे आए हैं। तो आप ही लोग है, आप ही लोग का चैनल है, आप ही लोग बोलिएगा तो बंद कर देंगे, नहीं तो चलेगा, है कि नहीं? आप ही लोग का जो बोलिएगा, अगर बोल दीजिएगा बंद करने तो बंद कर देंगे, अगर बोल दीजिएगा हाँ सर पढ़ाइए तो आगे पढ़ाएंगे। चलिए, तो बोल रहा है कि क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। तो ठीक है, तो बोल रहा है कि क्लोरोफिल जो है वही सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसको विकिरण ऊर्जा में बदल देता है और वही रासायनिक ऊर्जा बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं का क्या करते हैं, समावेश करते हैं। तो क्या, चले वो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्ती पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में क्या करते हैं हरे पौधे, क्लोरोफिल की सहायता से विकिरण ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्ती पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषण कर लेता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्ती में उपस्थित जल दो भागों में, इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्ती में उपस्थित जल दो भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। जल जो है उस ऊर्जा को पाके अलग हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इनमें ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है। इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। याद रखना, हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। चलिए आगे, थोड़ा सा है कि प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने में यानी जल का प्रकाशीय अपघटन के लिए आवश्यक है। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में पूरी प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया में प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो प्रकाश जो है जल के अणु को जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है, इसके लिए प्रकाश का होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रथम चरण को
प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद का प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद का CO2 के अपचयन में काम आता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। ये सब बात बता चुके हैं कि देखो बोल रहा है इसके बाद की प्रतिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया के उत्पाद यानी कि CO2 के अपचयन में काम आते हैं और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप से रहता है। बोल रहा है प्रकाश या अंधकार में समान रूप से रहता है। प्रकाश संश्लेषण की इस द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। जब प्रकाश रहेगा उसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे। अगर बिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कराएंगे तो प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कराएंगे तो अप्रकाशिक अभिक्रिया। यह चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि यह अंधेरा में होता है। इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक है। आपूर्ति प्रकाश होने या ना होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जंतुओं में पोषण क्या है, जंतुओं में पोषण। तो देखिए जंतुओं में पोषण क्या बोल रहा है, जंतुओं में पोषण बोल रहा है कि सुनिए अब कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं जो इनके लक्षण है। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी हो सकते हैं। बोल रहा है कि जंतु जो है परजीवी है, परजीवी यानी कि मृतजीवी है कि नहीं, परजीवी, प्राणी संपोषी ये सब हो सकता है। बोला विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतःग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। बोल रहा है अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार की प्राणी है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनिश्चित आकार का प्राणी कौन है, तो हम बोलते हैं अमीबा, है कि नहीं, एक कोशिकीय है कि नहीं। इसका आकार कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। बोल रहा है कि क्यों बदलता रहता है, क्योंकि इसका आकार जो है कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है कि नहीं। बोल रहा है इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। बोल रहा है इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती, ये अपने कूटपाद की मदद से ही भोजन का क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब अमीबा भोजन के रूप में क्या करता है, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, है कि नहीं। अब अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा होता है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अब बोल रहे अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह से किसी भी स्थान से हो सकता है। हमारे जैसे पास मुंह है भोजन खाने के लिए, लेकिन अमीबा के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है, किसी भी अपने शरीर के किसी भी स्थान से भोजन का ग्रहण कर सकता है। भोजन का अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपाद का निर्माण करते हैं। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन की पूरी तरह घेर लेते हैं और धीरे धीरे कूटपाद स्थिर सिरे और फिर पार्श्व आपस में मिल जाते हैं। बोल रहा है देखो क्या होगा कि जैसे कि देखो यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे क्या है, भोजन, यहाँ पे अमीबा है, क्या है, अमीबा। तो अमीबा यहाँ पे मान लो कि अमीबा है, तो अमीबा अपना कूटपाद ऐसे इधर से भेजेगा, इसको भी इधर से भेजेगा और जाके दोनों का सिरा आपस में क्या होगा, मिल जाएगा और इसके भोजन को अपने अंदर ले लिया कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि कूटपाद के निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ते और भोजन को पूरी तरह घेर लेते, धीरे धीरे कूटपाद सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है, जिसमें भोजन के साथ क्या होता है, जल भी होता है। तो आज का क्लास हमको लगता है छोटा ही होगा। जैसे इसमें देखिए चित्र देख सकते हैं, अमीबा पूरा ख़त्म कर देते हैं। ये चित्र देख सकते हैं आप, ये चित्र देखिए, इसमें क्या है, अमीबा का चित्र दिया हुआ। देखिए यहाँ पे भोजन है कि नहीं, ये भोजन है और भोजन को कैसे कूटपाद की मदद से घेर रहा है और घेर के लास्ट में दोनों मिल जाएगा और इसको भोजन को अपने अंदर ले लेगा। चलिए बोला है कि भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइम द्वारा होता है। बोला अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होगा, भोजन
रसधानी में होगा और पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंचता है। बोला पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कहाँ पहुंचता है? कोशिका द्रव में पहुंचता है। वहाँ फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। बोला वहाँ से फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान भी नहीं होता है। बोल रहे अमीबा को भोजन का अपचा भोजन निकालने के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह से किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। बोल रहा है कि शरीर के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन का क्या होता है? बाहर निकलना होता है कि नहीं? जैसे ये देखिए केंद्रक है। अमीबा में भोजन का बहिष्करण कैसे होता है? जैसे ये देखिए ये पूरा अमीबा है, यहाँ भोजन है, यहाँ पे भोजन देखिए बाहर निकला, ये बाहर निकल गया, ये बहिष्कार कर दिया भोजन का, कर दिया कि नहीं? अब है पैरामेशियम वाला। ज़्यादा लंबा क्लास आज नहीं ले पाएंगे, गला दर्द कर रहा है आज, ठीक है, बोलते बोलते आज गला दर्द कर रहा है। तो आज थोड़ा सा मैनेज कीजिए, कम क्लास ले लिए आज का क्लास। तो आप लोग देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, देखेंगे कि आप लोग का कितना सपोर्ट है। तो आपको इस पे हम पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, ठीक है। बस सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखेंगे, है कि नहीं। तो परेशानियां तो ऐसे ही आते रहती है, ठीक है। तो परेशानियां से लड़ के ही हमें क्या होता है? जीतना पड़ता है, और ऐसे ही हार नहीं मान सकते हैं, है कि नहीं। तो परेशानी आएगी, आपके जीवन में भी आएगी, सभी के जीवन में आता है। और परेशानी से जो भाग जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। परेशानी से लड़ना सीखिए, और जब लड़ना सीख जाइएगा तो आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़ना भी सीख जाइएगा, ठीक है। तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ये सब बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। आप मन से पढ़िए और क्लास कीजिए, और जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि सर क्या समझ में आया या समझ में नहीं आया। कैसे पता चलेगा हमको? जब हम आपको अब क्लास में भी नहीं पूछेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको ये, हाँ समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो यस सर ये क्वेश्चन है पूछना है, तो क्वेश्चन पूछिए। क्लास समझ में आता है वो भी बताइए, ठीक है। तो अब आपको कमेंट में ही बताना पड़ेगा, और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जितना पढ़ा चुके हैं आप उसको रीडिंग कीजिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़िए, यही कहेंगे। और ठीक है, मिलते हैं अब कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं, और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो कल मिलते हैं, कल क्या, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।